मित्रों, क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए हम लोग फिर से लेकर आ गए साइंस का टेस्ट थ्री, यानी कि साइंस का टेस्ट टू तक हम लोग कंप्लीट कर दिए थे। अब जाकर हमारे सारे प्लेलिस्ट को चेक कीजिएगा, चाहे इसी वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, आपका सारा प्लेलिस्ट बेहतरीन तरीका से मिल जाएगा। या फिर आप बस हमारे प्रोफाइल पे चेक कीजिए, होम पे ही आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा सेपरेट से। ओके मेरे भाई, मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कि जितना मैं बस करा रहा हूँ आप चीजों को करते हुए चलिए। आप आपके टक्कर का कोई नहीं होगा। इतना बेहतरीन और इतने रिवीजन करा दूंगा, इतने तगड़े तरीका से। ऑल सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट का मैं कराऊंगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइंस और सोशल साइंस का ही कराएंगे, सभी सब्जेक्ट का हम लोग कराएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, धीरे धीरे सारा मैं करा रहा हूँ। ओके, पीपीटी बनाने में थोड़ी सी टाइम लगती है मेरे साथियों, तो वीडियो तो आपको डेली एक वीडियोस आपको मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि रेगुलर कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ ना, कि 4 से 5 घंटा मैं रेगुलर कंटेंट बनाने पे ध्यान दे रहा हूँ। तो इतना टाइम लग रहा है मेरे साथियों, आप भी समझ रहे हो कि मेहनत तो काफी ज्यादा चल रही है। तो आप सभी के लिए ही चल रहा है इतना मेहनत, प्लीज आप सपोर्ट कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। ओके मेरे भाई, चलिए आइए देखते हैं मेरे साथियों। सबसे पहले, कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ये जो यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिख रहे हैं क्वेश्चंस, वो इसमें कौन सा जो धातु है वो सबसे अधिक क्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, ये आपको बताना है। जिंक, आयरन, सोडियम या फिर कॉपर? बोलोगे मेरे भाई कि हमें पता है सोडियम। सोडियम अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम को हम लोग Na लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम। Na आप याद कर लीजिएगा, अधिक क्रियाशील धातु सोडियम होता है। ओके मेरे भाई, और चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास है कि क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? मतलब क्लोरोफिल का जो कार्य है, काम है, वो क्या है, ये आपको बताना है। भोजन का भोजन संग्रह करना, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना, जल बनाना या ऑक्सीजन उत्सर्जन करना? तो बोलोगे कि मेरे भाई, मेरे सर, मेरे दोस्त, आप बोलोगे कि नहीं सर, क्लोरोफिल का जो कार्य है, काम है, वो ये है कि वह सूरज के प्रकाश को अवशोषित करेगा। अवशोषित किसको करेगा? सूरज के प्रकाश को। तभी ना पेड़ पौधा अपना खाना बनाएगा। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो क्लोरोफिल का काम क्या है मेरे साथियों? कार्य का मतलब होता है काम, वर्क। तो उसका क्या काम है? तो सूरज का प्रकाश को अवशोषित करना। ओके मेरे भाई, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरे साथियों कि किस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है? अब ये आपको बताना है कि कौन सी ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो आप बोलोगे कि सर, अभी वह कौन सी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है? तो बोलोगे सर वो एक्सोथर्मिक जो ऐसा अभिक्रिया है, इससे ऊष्मा निकलती है। एक्सोथर्मिक अभिक्रिया ही ऐसा है जिससे हमारा ऊष्मा निकलती है। तो आप बहुत अच्छे तरीका से चीजों को याद कर लीजिएगा। ओके मेरे भाई, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पाचन तंत्र का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मेरे भाई? ये आपको बताना है कि पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अग्नाशय है, यकृत है, लार ग्रंथि है, पित्तशाय है? तो बोलोगे कि सर, पाचन तंत्र की सबसे बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है। क्या है मेरे भाई? यकृत है। क्या है मेरे भाई? बोलोगे सर यकृत है। क्या है? यकृत। ओके, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ये आप देखे होंगे, तो आपका टेस्ट टेस्ट जो लगातार लगा रहे, वो टेस्ट वन में भी ये प्रश्न रिपीट किया था। तो देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न हर एक चैप्टर से कुछ, हर एक सेट में 2-4 प्रश्न रिपीट आपके करेंगे ही। ओके, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है वो तो रिपीट करेगा ही मेरे भाई, ये तो सोचने वाली बात है। तो बोले सर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है, वोल्ट नहीं होता है, ओम भी नहीं होता है, वाट भी नहीं होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है मेरे भाई? एम्पियर। यानी विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? बोलोगे सर एम्पियर होता है। क्या होता है मेरे भाई? एम्पियर होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया में क्या होता है मेरे साथियों? तो बोलोगे कि सर, अम्ल और क्षार मिलकर लवण बनाता है और साथ में जल भी बनाता है। आपको जब मैं अम्ल, क्षार और लवण पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्ट में, तो वहीं आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। या आप जहां पढ़े होंगे, कहीं अगर साइंस आप पढ़े होंगे,
अगर वो अच्छे से पढ़ाए होंगे तो आपको पता होगा कि अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो वह लवण का निर्माण करता है। क्या करता है मेरे साथियों? लवण का। और इसी अभिक्रिया को, ये जो हमारा अभिक्रिया, इसे हम लोग न्यूट्रलाइजेशन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ओके मेरे भाई, चलिए आइए अगला देखते हैं। बोलोगे सर क्वेश्चन तो है लेकिन इसका आंसर ही नहीं है। तो पौधों में परिवहन कौन करता है? पौधों में परिवहन कौन करता है? आंसर है मेरे भाई, आइए ना देखिए ना यहाँ। तो बोलोगे सर पौधों में जो परिवहन करता है वो कौन करता है? तो बोलोगे सर वो फ्लोएम उत्तक भी करता है और जाइलम उत्तक भी करता है। फ्लोएम और जाइलम दोनों करता है। कौन करता है मेरे भाई? तो बोलोगे सर वो फ्लोएम और जाइलम दोनों करता है। मतलब इससे हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी बोथ हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। ओके मेरे भाई, अगला सवाल है कौन सी गैस जल में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है? कौन सी गैस है जो मेरे भाई, ध्यान समझिएगा, कौन सा गैस, गैस की बात कर रहा है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ओहो मेरे भाई, कौन सी गैस है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? बोलो कि सर वो हमारा CO2 है, CO2। बोले तो कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ओके मेरे भाई, समझ में आ गया ना कि वो CO2 है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ओके मेरे भाई, तो चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? मेरे भाई आप याद करो, मैं आपको टेस्ट नंबर 1 जब कराया था, टेस्ट 1, तो ये सवाल हमारा आया था। तो इसका आंसर आपको कमेंट में दे देना मेरे भाई। क्या करना है? कमेंट में दे देना, इसको मैं करा रखा हूँ। ओके, तो 2 प्रश्न ऐसे आए हैं जो फर्स्ट टेस्ट में वो क्वेश्चन आया था। ओके, अगला है बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? जो हमारे घर में लाइट जलता है मेरे साथियों, उसका फिलामेंट किसका बना होता है? किसका बना होता है? बोलोगे सर हमारा घर में जो बल्ब या कोई भी कहीं पे भी बल्ब जो रहता है, बल्ब, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट कहने का मतलब अंदर जो एक पतली सी तार रहती है मेरे साथियों, आप देखोगे पतली सी तार, दम छोटा दम, जैसे लाइट बना हुआ, जैसे मैं बना देता हूँ अगर मेरे को आता है तो, ठीक है। जैसे ये लाइट बन गया, चलो हंसना नहीं है। और यहाँ पे जो ये बीच में ये जो तार रहती है, इसी को हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो ये जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है? बोलोगे सर वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का क्यों बना होता है? क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है, इसके कारण मतलब जल्दी गलता नहीं है। तो बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बोलोगे सर टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल है मानव में श्वसन कहाँ होता है? ये भी मैं सवाल आपको कराया हूँ, याद रखिएगा। मानव में श्वसन कहाँ होता है? बोलोगे सर वो फेफड़ा में होता है। कहाँ होता है मेरे भाई? फेफड़ा में। देखिए टेस्ट सीरीज में यही होता है कि आपके बहुत सारे सवाल रिपीट करेंगे, टेस्ट 1 वाला, टेस्ट 2 वाला, टेस्ट 3, इस तरीके से आप सारे टेस्ट लगा कर जाइए। आपका मैं बोल रहा हूँ कि 100% आप अच्छे स्कोर करके आइएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंट हो जाएगा मेरे भाई, सारा सवाल तो याद रहेगा। अगला सवाल है कौन सी अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है? ऐसी कौन सी अभिक्रिया मेरे भाई जिसमें उष्मा अवशोषित होती है? क्या होती है? उष्मा अवशोषित होती है। तो बोलो कि सर वो जो है वो एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक ऐसा अभिक्रिया है ना मेरे भाई, फिर से समझिएगा। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक यानी ऑप्शन सी, एंडोथर्मिक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा अवशोषित होता है, अवशोषित होता है। क्या करता है? उष्मा अवशोषित करता है। ओके मेरे भाई, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। जय, अम्ल का स्वाद कैसा होता है? ऑप्शन नीचे होगा लेकिन मैं बता दूं कि अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। बात खत्म। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरे भाई, शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या है? शरीर की ऊर्जा मुद्रा क्या है? ये आपको बताना है मेरे भाई। ये कहने का मतलब कि शरीर में जो है वो ऊर्जा, ऊर्जा मतलब ऊर्जा कहने का मतलब ऊर्जा किससे मिलती है, बस ये। तो बोलोगे सर ऊर्जा मुद्रा जो है हमारे शरीर का वो एटीपी है। क्या मेरे साथियों? एटीपी, डीएनए नहीं, डीएनए नहीं मेरे साथियों। ये तो मैं जब अनुवंशिकता पढ़ाऊंगा जनन ये सब तो उसमें होता है, लेकिन ये शरीर का ऊर्जा मुद्रा पूछ रहा है तो वो जो हो जाएगा वह एटीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एटीपी। ऑप्शन मेरे भाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओम का नियम क्या दर्शाता है? ओम का नियम क्या दर्शाता है, मतलब ओम का नियम क्या होता है, ये आप सभी को बताना है। ओके मेरे भाई, तो बोलोगे सर बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। देखिए ओम का नियम जो होता है वो होता है V बराबर आई, ओहो आई आर, आई आर। और दोनों ये आई आर गुना में, कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा मेरे भाई कि ओम का नियम, ओम का नियम सूत्र लिखिएगा और बोलेगा आई बराबर क्या होता है?
आई बराबर, तो देखिए पहले से देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई बराबर क्या होगा, तो आई यहाँ से रह देते हैं, तो ये आर गुना में एन आएगा तो भागा में, मतलब भी बट्टे आर हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल लीजिएगा, कब, जब आपको ओम का नियम याद रहेगा, ओम का फॉर्मूला याद रहेगा, तब भी बराबर आई है। ओके मेरे भाई, ओके। आइए अगला सवाल देखते हैं, पौधों में जाइलम का क्या कार्य करता है? पौधों में जाइलम उत्तक जो है वो कौन सा कार्य करता है, क्या काम करता है? बोलोगे सर, वो है ना कि जल से जल ले जाना, मतलब जल को ले जाने का काम, जल जैसे जड़ से जल कौन लेकर जाता है, तो बोलोगे सर वो जाइलम उत्तक ले जाता है। पौधों में जाइलम उत्तक का क्या काम है, जाइलम का क्या काम है? बोलोगे सर जल को जल ले जाना, जल ले जाना किसका काम है, तो जाइलम उत्तक का काम है, जाइलम का काम है। ओके मेरे भाई, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ओके, कौन सा लवण अम्लीय होता है, बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन की, कौन सा लवण जो है वो अम्लीय होता है, तो बोलोगे सर वो एन, वो एच, मेरे भाई NH4Cl, ये यह एक ऐसा लवण है जो अम्लीय होता है। क्या होता है मेरे भाई, अम्लीय होता है। ओके, आई होप आपको समझ में सारे क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से आ रहे होंगे। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन की स्थिर कौन करता है? देखिए नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन को स्थिर कौन करता है, ये आपको बताना है। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन को अस्थिर कौन करता है मेरे भाई, ये आपको बताना है। नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन को स्थिर कौन करता है, तो बोलो सर वो जीवाणु, क्या कौन सा क्या करता है मेरे भाई, जीवाणु जो है वो नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन को स्थिर कर देते हैं। नाइट्रोजन को क्या कर देता है, स्थिर कर देता है, क्या, जीवाणु। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मेरे भाई भोजन का पचना क्या कहलाता है, भोजन का उपचयन, भोजन का उपचयन क्या कहलाता है, तो बोलोगे सर ऑप्शन दीजिए, तो वो कहलाएगा मेरे भाई रासायनिक परिवर्तन। अब मेरे भाई एक बात ध्यान दीजिएगा, रासायनिक परिवर्तन जैसे भोजन का उपचयन, या फिर लिख देगा भोजन का पचना, तो भोजन का पचना उपचयन एक ही बात है। तो मेरे भाई जैसे कहने का मतलब कि जैसे हम लोग भोजन खाएं, तो भोजन तो पच गया, तो जब वो पच गया, तो पच गया, तो पचा हुआ भोजन को क्या हम फिर दोबारा भोजन बना सकते हैं? बोलोगे नहीं सर, इसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते भोजन में। तो वैसा अभिक्रिया, वैसा परिवर्तन जो एक बार होने के बाद दोबारा उसे नहीं पलटा जा सके, वो रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन जो एक बार परिवर्तन हुआ उसे दोबारा हम परिवर्तन कर सकते हैं, तो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है। ओके मेरे भाई, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है? अगर गुरुत्वीय त्वरण ना बोलेगा तो छोटा जी बोलेगा, छोटा जी बोलेगा, या फिर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछेगा, या फिर छोटा डी का मान पूछेगा। क्या पूछेगा मेरे भाई, छोटा डी का मान। तो क्या होता है, तो बोलेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ध्यान दीजिएगा, 9.8, ध्यान दीजिएगा। गुरुत्वीय त्वरण लिखेगा तो छोटा जी का मान पूछेगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गुरुत्वीय त्वरण ना लिखता है, छोटा जी लिखता है ज्यादातर। तो इसका मान क्या होता है, तो बोलोगे सर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पे आपको ध्यान देना है, मीटर पर सेकेंड के माथे पे दो है, मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके मेरे भाई, चलिए यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? इकाई क्या है, देखिए विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या है मेरे भाई, तो बोलो सर वो किलो वाट घंटा है। किलो वाट घंटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न तो आपके डीएलएड, मेरे भाई डीएलएड, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, ये सब में ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये वाला पर्सनली मैं सवाल बता रहा हूँ कि विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होती है, तो वो क्या है, किलोवाट घंटा है। ओके मेरे भाई, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला, कार्बन का कौन सा रूप अत्यधिक कठोर होती है? अब देखिए कार्बन का कौन सा ऐसा रूप है जो अत्यधिक कठोर होती है, तो देखिए चारकोल में भी कार्बन होता है, कोयला में भी कार्बन होता है, हीरा में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन मिश्रित रहता है। लेकिन आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा ये कौन सा ऐसा कार्बन का कौन सा रूप है जो अत्यधिक कठोर है। क्या सबसे ज्यादा कठोर मतलब हार्ड मेरे भाई, तो बोलोगे सर वो हमारा जो है वो हीरा जो है, हीरा 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 जो है वो काफी ज्यादा कठोर तत्व माने जाती है, माने जाता नहीं है ही, सबसे ज्यादा कठोर तत्व कौन है, तो बोलना है हीरा। ओके, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। कौन सी गैस हरित गृह गैस नहीं है? अब कौन सा गैस जो है इसमें वो हरित गृह नहीं है?
तो बोलोगे कि हरित गृह गैस जो है वो ऑक्सीजन नहीं है। क्या मेरे साथ? O2। O2 का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला है ट्रांसपीरेशन का अर्थ क्या है? ट्रांसपीरेशन का अर्थ क्या है मेरे भाई? ये आप सभी को बताना है। तो बोलोगे सर वो है वो जल का वाष्पन। जल का वाष्पन को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जल के वाष्पन वाष्पन को क्या कहते हैं? बोलोगे सर ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ओके, आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए यही दिक्कत हो जाती है कभी कभी पीपीटी में, कि पीपीटी हम लोग एक मतलब पीपीटी जो बनाते हैं वो भेज देती है, तो मेरे भाई किसी किसी क्वेश्चंस का वहां पे आंसर सुटेबल नहीं हो पाता है, तो वो अगले पेज में चली जाती है। तो भाई इतना मेहनत तो बहुत करना पड़ता है, लेकिन क्या करूं, इसका भी कुछ सोल्यूशन हो जाएगा। अभी जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट है, कहने का मतलब जितना ही संसाधन है उसी की के मदद से हम सारी चीजें सारी वीडियो को बना रही है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे चीजें आप सभी का सपोर्ट रहा तो बहुत आगे हम लोग जाएंगे मिलकर। और आप सभी का हमेशा मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। कभी भी किसी चीज का हेल्प चाहिए मेरे भाई, आप बेफिक्र कमेंट कीजिएगा। मानो तो मैं आपका बड़ा भाई हूँ, आप मुझे अपने बड़े भाई के तरह मान सकते हो, और जो भी प्रॉब्लम है वो आप शेयर कर सकते हो। मैं आप सभी को एक और बता दूं कि अगर आपको क्लास 10 का साइंस का, अभी सिर्फ साइंस का हैंड नोट्स मतलब हाथ से बनाया गया नोट, क्या हाथ से बनाया गया मतलब खुद से लिख करके हर एकदम टॉपिक को बेहतरीन तरीका से पॉइंट बाय पॉइंट सिंपल टॉपिक मतलब कह सकते हैं कि इतने सरल तरीका से आपके बुक में भी नहीं देंगे। आप उस नोट्स को पढ़कर साइंस में 90% प्लस स्कोर आप कर सकते हैं। और इतने बेहतरीन तरीका से साइंस उसमें डिलीवर किया गया है मेरे साथ, मेरे साथियों, कि उस नोट्स को पढ़कर आप आईटीआई पॉलिटेक्निक ये सब जब एग्जाम दोगे ना, तो आपके बहुत मदद होंगे और बहुत ज्यादा प्रश्न उसमें से आएंगे। तो आपको अगर वो नोट्स चाहिए तो इस नंबर 70615804 पे आपको एसएमएस करना है। इस नोट्स का फी है 149। लेकिन मेरे भाई इस 149 में जो भी ये हमारा लेंगे नोट्स, हैंड नोट्स साइंस का, उन्हें जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो पीडीएफ फ्री ऑफ कोर्स आपको मिलेगा। आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मैं जोड़ दूंगा, और आपको नोट्स एकदम फ्री ऑफ कोर्स सारी पीडीएफ मिलेगी आंसर के साथ, जिससे आप पीडीएफ निकाल कर और रिवीजन कर सकते हैं। आइए अगला सवाल हम अपना देखते हैं। तो देखिए मेरे साथ क्वेश्चंस क्या था, आप एक बार ध्यान से फिर से पढ़िएगा, भूल गया मैं। तो अगला है कि कौन सी धातु बिजली की अच्छी चालक है? कौन सी धातु है वो बिजली की, बिजली यानी विद्युत यानी करंट की अच्छी इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी चालक है। ओके मेरे भाई, तो आइए आंसर है सिल्वर, जिसे हम लोग चांदी बोलते हैं, आयरन, लेड, जिंक। तो मेरे भाई ये सिल्वर यानी चांदी, चांदी का फॉर्मूला होगा एजी। तो कभी कभी चांदी ना लिख करके आपको ऑप्शन में एजी दिखेगा, चांदी ना लिखेगा तो एजी, एजी ना तो सिल्वर। तो इस तरीका से कुछ भी अगर लिखे तो आप मारिएगा चांदी ही सबसे अच्छा चालक है विद्युत का। अगर सोना रहता तो सोना भी हो जाता, लेकिन उतना महंगा कौन तार लगाता है। समान आवेश क्या करते हैं? समान आवेश क्या करते हैं? समान आवेश क्या करते हैं? बोलोगे सर वो प्रतिकर्षित करते हैं, वो प्रतिकर्षित करते हैं। क्या मेरे भाई बोलोगे सर वो प्रतिकर्षित करते हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। मैं एक ही प्रश्न को दो तीन बार इसलिए पढ़ता हूँ कि आपको बेहतरीन तरीका से चीजें याद हो जाए। ओके, अगला है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा जो है वो किससे प्राप्त होती है? बोले सर वो नाभिकीय संलय से। किससे? नाभिकीय संलय से। नाभिकीय संलय से सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे भाई, चलिए आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कौन सी किरण विटामिन डी के निर्माण में सहायक है? कौन सी किरण है वो विटामिन डी के निर्माण में सहायक? तो बोलोगे सर वो यूवी किरण है। यूवी किरण जो है वो विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है। कौन सा किरण? यूवी किरण। अगला सवाल है कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो बोलोगे सर वो है मरकरी। ये आपका सवाल शायद टेस्ट 2 में आया था, मरकरी। ओके मेरे भाई, चलिए आइए अगला है
कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? बताओ, हमारे शरीर में, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है जो भोजन को पचाता है मेरे भाई? बोलोगे सर HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में पाया जाता है, हमारे पेट में पाया जाता है, शरीर नहीं बोल सकते, पेट में पाया जाता है। ओके मेरे भाई, तो मेरे दोस्तों, इसी की सवाल के साथ, इसी के साथ आपका पूरे प्रश्न खत्म होते हैं। मतलब कि टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग कर लिए और लगभग हमारा डेली यही टाइम लगता है मेरे भाई, 20 से 22 मिनट। और बहुत बेहतरीन तरीका से हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ सारे प्रश्न को देखते हैं, जिससे आपके आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका फुल रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो एक बार और आप, मैं आपको नंबर बोल देता हूँ, 7061580408 पे आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा और आपको पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। तो ये सारा पीडीएफ जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो आपको फ्री ऑफ कोर्स मिलेगा। क्या मेरे भाई, 1 रुपया भी इसका ऐसा नहीं लगेगा। ओहो, फ्री में मिलेगा क्या भाई? फ्री में मिलेगा। ओके, चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में।